गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज में आपका स्वागत है और आज है हमारा डे 12। तो डे 12 में आज हम करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये प्रभावी संचार क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ये प्रभावी संचार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, 4S ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए हो तो हम वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। हमने डीआई को भी शुरू किया है और आज डीआई की दूसरी क्लास होगी। तो डीआई की प्लेलिस्ट को देखने के लिए और 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज की प्लेलिस्ट को देखने के लिए हम वीडियो के लास्ट में लिंक को प्रोवाइड करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रभावी संचार। सेंडर द्वारा जो मैसेज रिसीवर को पहुंचाना है वह अच्छी तरह से पहुंचा दे और जो रिसीवर है उसको अच्छे से समझा दे या उसके पास अपना मैसेज अच्छे से पहुंचा दे। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैसेज होगा क्लियर होना चाहिए, क्लियर मैसेज। अगर मैसेज सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, समझने योग्य होगा तो आसानी से पहुंच सकता है और जो रिसीवर है उसको भी अच्छे से समझ आ सकता है। करेक्ट मैसेज, मैसेज वेग और फॉल्स ना हो, करेक्ट या राइट होना चाहिए। मैसेज अस्पष्ट ना हो या गलत ना हो, बल्कि मैसेज सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। प्रिसाइज मैसेज, जो मैसेज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम कोई मैसेज भेज रहे हैं और उस मैसेज को भेजने के लिए हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग मैसेज कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज या शॉर्ट मैसेज होना चाहिए। अगर मैसेज लॉन्ग होगा तो हमको बोरियत फील हो सकती है, जिससे हम मेन मैसेज पर ध्यान ही नहीं देंगे। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कि सेंडर पर रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे अगर कभी कभी सेंडर रिसीवर को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो अगली बार रिसीवर सेंडर पर इतना विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेंडर रिसीवर पर विश्वास करता है, यानी कि अगर रिसीवर ने सेंडर से कुछ पूछा और सेंडर ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया और बाद में जब रिसीवर ने उसको कंफर्म किया तो वो उसका आंसर बिल्कुल सही था, यानी कि अब रिसीवर का सेंडर पर विश्वास हो चुका है, ट्रस्ट हो चुका है, ताकि जो मैसेज दिया गया है वह सही है, ये डाउट ना करे। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एटीट्यूड, एजुकेशन लेवल, पोजीशन, नॉलेज को समझकर मैसेज डिलीवर करना चाहिए। जैसे अगर जो सेंडर है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक किसी ऐसे गांव में जाकर उसको संदेश देना, मैसेज देना है और उस गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो सामने वाले समझ सकें। एजुकेशन लेवल, एटीट्यूड के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, नॉलेज को समझकर ही मैसेज डिलीवर करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट। ज़्यादा नॉलेज वाला अच्छा टीचर नहीं, बल्कि जो अपनी नॉलेज को सामने वाले को अच्छे से डिलीवर कर दे वही गुड टीचर होता है। यहीं पर एक हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट ये होता है एशिया में और जो लो कॉन्टेक्स्ट होता है वो यूरोप में होता है। और हाई कॉन्टेक्स्ट में ना में भी हाँ का मतलब होता है, यानी कि अगर हम हमारे आसपास देखें और किसी के घर चले जाएं और वो चाय के लिए पूछे तो हम उनको मना करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे मना करने के बाद कि वो हमको ज़बरदस्ती चाय दे दे, तो यानी कि हमारी ना में भी हाँ होगी। लेकिन जो लो कॉन्टेक्स्ट वाले होते हैं उनका ना का मतलब ना ही होता है। अगर उनको चाय चाहिए तो वो हाँ कह देंगे, अगर उनको नहीं चाहिए तो वो ना ही कहेंगे। तो लेस डायरेक्ट होता है हाई कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन रिलेशन बेस्ड ये होता है। अब हम देख लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जो प्रभावी संचार के कौशल हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस से सामने वाले को ऑब्जर्विंग पावर अच्छा होना चाहिए। जो भी मैसेज कर रहा है या मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर है दोनों का ऑब्जर्विंग पावर अच्छा होना चाहिए। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, अच्छा वक्ता अपना मैसेज स्पष्टता से दे देता है। ये नहीं कि जो सेंडर है वो मैसेज भेजते हुए ही गलतियां कर रहा है, जिससे जो रिसीवर है उसका ध्यान गलतियों की तरफ है, मेन मैसेज की तरफ नहीं। तो अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अच्छा वक्ता को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। कभी कभी ये हो सकता है कि रिसीवर को कुछ बात समझ ना आए, तो सेंडर को ये नहीं कि पहले अपना मैसेज दे और बाद में उसको सुने।
अगर उसको बीच में से समझ नहीं आया तो अपने मैसेज को वहीं पर रोककर पहले रिसीवर के डाउट को क्लियर किया जाए और फिर अपने मैसेज को आगे ट्रांसफ़र किया जाए। सुनने के साथ साथ समझना भी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सामने वाले के इमोशंस को हमको समझना चाहिए। कभी कभी सामने वाला हमारे साथ इतना क्लोज हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल बातों को भी शेयर करने लग जाता है, और हमको उसके इमोशंस को समझना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और उसके इमोशंस को समझकर ही हम प्रभावी संचार कर सकते हैं। रिस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए, नॉलेज एक्सचेंज के टाइम वैल्यूज़, बिलीव्स, ओपिनियन को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों के अगर धर्म अलग अलग है, रिसीवर और सेंडर के, तो रिसीवर और सेंडर दोनों को एक दूसरे के जो बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, धर्म है, उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तब ही वो एक प्रभावी संचार कर सकते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक सेंडर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक सामने वाला उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेगा। तो सबसे पहले सेंडर को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि बिना शब्दों के, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से, जैसे गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, इनसे भी संचार कर लेते हैं, तो ये होता है नॉन वर्बल। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, राइट मीडियम का सिलेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से हमको संचार करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी हॉल वगैरह में बैठे हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो हम बोलकर उसको समझाएंगे। लेकिन अगर किसी लाइब्रेरी में हमको किसी व्यक्ति को बुलाना है तो हम उसको हाथ से इशारे करेंगे या जेस्चर भेजेंगे या फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, तो उसके हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम संचार करेंगे। प्रायोरिटी टू द मैसेज, मैसेज को प्रायोरिटी देंगे। द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखेंगे। प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो टू वे प्रोसेस होता है। फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट इसमें होती है। फीडबैक के बिना जो संचार है वो हमारा इफेक्टिव नहीं हो सकता। 7 C's of communication, 7 C's of communication applicable written as well as oral। जो 7 C's of communication है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो 7 C's में पहले सी का मतलब होता है कंप्लीटनेस, यानी कि मैसेज पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कंसाइजनेस, कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, मैसेज छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, फालतू बातों को ऐड नहीं करना चाहिए। कोहेरेंट, यानी कि सुसंगत, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लॉजिक भी और शॉर्ट भी होना चाहिए, इतना भी शॉर्ट ना हो कि उसका लॉजिक ही ख़त्म हो जाए। तो लॉजिक और शॉर्ट दोनों ही होना चाहिए। क्लैरिटी, मैसेज क्लियर होना चाहिए। कंक्रीटनेस, स्थूलता, फर्जी मैसेज ना हो, सॉलिड मैसेज होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। स्ट्रेंथ विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होकर हमको मैसेज देना चाहिए ताकि हमारा मैसेज सॉलिड लगे। कोर्टेसी, कोर्टेसी का मतलब होता है विनम्रता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट हमको देना चाहिए। पोलाइट या जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्टनेस, करेक्टनेस होता है शुद्धता। नो ग्रामेटिकल एरर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल एरर ना हो, करेक्टनेस हो। अब है 4S ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन प्रभावी संचार के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे शॉर्टनेस, शॉर्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, कम से कम शब्दों का यूज करके कंप्लीट मैसेज पहुंचाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात हमको यहाँ पर करनी होगी, तभी हम मैसेज को थोड़े समय में और पूरे मैसेज को भेज सकते हैं। सिंप्लिसिटी, सरलता, मैसेज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, सेंडर को मैसेज देते हुए कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि मैसेज अच्छे से पहुंचे। रिसीवर को विश्वास भी हो, रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, अगर सेंडर के मन में रिसीवर के प्रति ईमानदारी दिखे तो वह आसानी से उसके मैसेज को समझ जाएगा। तो ये थे, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, स्ट्रेंथ और सिंसियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन का इवेल्युएशन। जैसे फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वफा या धोखा नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में, जो आपने बोला है सामने वाले तक वैसे ही मैसेज पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लेते हैं फीडबैक। कभी कभी हम बोलते कुछ है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है,
तो फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो बातें हमने कही हैं उसी अर्थ में सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। इकोनॉमी का मतलब होता है कम से कम शब्दों में ज़्यादा बातें करना चाहिए, शब्दों का चयन एनर्जी, टाइम और सिंबल्स को के हिसाब से करना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। इन्फ्लुएंस रिसीवर पर जो प्रभाव डाल रहे हैं वो हो रहा है या नहीं, मीन्स उसका मैसेज का प्रभाव रिसीवर पर दिख रहा है या नहीं, ये भी हमको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग, कभी कभी हम सोर्स और टारगेट के बीच रिलेशन बना लेते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन से रिलेशन भी अच्छे ही बनते हैं। अगर हम सामने वाले से रिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो सामने वाला भी हमको रिस्पेक्ट ही देगा। बहुत कम चांस है जहाँ पर हम रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट ना लें, लेकिन हर जगह पर रिस्पेक्ट हमको मिलेगी ही मिलेगी, तो अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है, रिलेशन भी अच्छे बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावी संचार है उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, जो बातें हमने पढ़ ली वही बातें रिपीट हो रही है। क्लैरिटी का मतलब होता है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, वेग ना हो, स्पष्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी, संक्षिप्त होना चाहिए, मैसेज शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो। द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, जो मैसेज हमने भेजा वो सरल होना चाहिए, जो सामने वाला उस जिन बातों को आसानी से समझ ले, ऐसी ही भाषा का यूज हमको वहां पर करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइनस, सही समय पर इंफॉर्मेशन हमको शेयर कर देनी चाहिए। जैसे आज है 20 मई, 20 मई 2026 आज, और आज है यूजीसी नेट फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर इस लास्ट डेट को आप सभी को 22 मई को बताया जाए कि उसका कोई फायदा होगा तो नहीं होगा, तो सही समय पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए। इसलिए हमने कल टेलीग्राम चैनल में भी इस डेट को शेयर किया था, ताकि जो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर ले, ताकि समय पर जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है उससे किसी को फायदा पहुंच सके। द प्रिंसिपल ऑफ कंपास, ये किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारे बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम बातें पता होती हैं। तो किन किन लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपास। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, सभी लेवल पर पीपल, प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका या बताने का तरीका कुछ अलग होगा। अगर हम किसी सोसाइटी में हैं या गांव में हैं, किसी मोहल्ले में, और लोगों को समझा रहे हैं, तब हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे स्कूल में हम हिंदी या इंग्लिश भाषा का यूज कर सकते हैं, लेकिन गांव में हम जो गांव में लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, तभी हम उनको अच्छे से समझा पाएंगे। तो इस प्रकार होना चाहिए। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट या ऑफिशियल पर्पज में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में लंच टाइम में कुछ वर्क कुछ वर्क लंच टाइम पर डिस्कस करना, तो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट है। फीडबैक के बिना जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो मैसेज है वो सामने वाले तक पहुंचा या नहीं। अगर पहुंच गया तो जो हमने मीनिंग में उसको अर्थ, जिस अर्थ में हमने उसको मैसेज दिया है उसी अर्थ में पहुंचा या किसी और अर्थ में। द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस, सवाल जवाब होना चाहिए, कोई बोले तो दूसरा सुनना चाहिए। ये नहीं कि जैसे सेंडर है वो बोलना शुरू हो गया और रिसीवर की बातों को ही नहीं सुन रहा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कभी रिसीवर बोले कभी सेंडर बोले, दोनों एक दूसरे को अपने विचारों को आदान प्रदान करें, विचारों को शेयर करें। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल, सही भाषा का यूज कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि सेंडर है, सेंडर जाते ही जो रिसीवर को गालियाँ देना लग जाए, उसको उससे सही भाषा में बात ही ना करे, तो सही भाषा का यूज करना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, जो हम प्रभावी संचार के बारे में अब तक पढ़ रहे हैं लगभग 15 मिनट से, तो प्रभावी संचार हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है तो डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम समझ सके। हेल्प्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट या संघर्ष को रोकने के लिए। जैसे अगर हम संचार करें और संचार प्रभावी ना हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच झगड़ा हो सकता है। जैसे सही लैंग्वेज का यूज ना करें
या एक दूसरे के बिलीव्स वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट ना दे तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो इसको कन्फ्लिक्ट को रोकना आसान रहेगा, बल्कि कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। इम्प्रूव्स एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के विचारों को शेयर करना, या उसमें जैसे बातचीत हो रही है उसमें रुचि ले रही है नहीं, तो उस एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सॉल्व्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में होता है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे बातचीत कर ले तो उसका मन हल्का हल्का हो जाता है, यानी कि उसके मन की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। कभी कभी किसी दोस्त को कोई हेल्प चाहिए होती है, अगर वो दूसरे दोस्तों को शेयर कर दे तो क्या पता वो उसकी सहायता कर दे। तो कभी कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, जैसे ट्रस्ट भी बन जाता है जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के बिलीव्स वैल्यूज का रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके बीच ट्रस्ट बन जाता है, जिससे वो अपनी बातों को शेयर करने लग जाते हैं, जो इंटीमेट लेवल तक, पर्सनल लेवल तक आ जाते हैं फिर। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फ़ायदे, या क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास है हमारी शायद PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम करेंगे, जिसमें हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेंगे और उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए हो तो आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें DI की प्लेलिस्ट अलग से है और 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज की प्लेलिस्ट अलग से आपको दिख रही होगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।